ईरान जंग रुकने के कोई आसार अभी दिख नहीं रहे। सऊदी अरब से लेकर कतर और ईरान तक में धधकती ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स को देखकर लग रहा है कि युद्ध की आग अभी बुझने वाली है भी नहीं। जो हाल एनर्जी सप्लाई चेन और मार्केट का दिख रहा है, उससे तो ऐसा भी लगने लगा है कि ट्रंप कोई और ही साजिश तो नहीं रच कर बैठे। वो आग लगाकर हाथ तापने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया में इकोनॉमिक तबाही आने की भी भविष्यवाणियां हो रही हैं। आज बात ईरान युद्ध के मौजूदा हालात और उसकी वजह से आने वाले आर्थिक संकट की करूंगा, जिसको लेकर दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट अलार्म बजा रहे हैं। इस बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बयान आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर पावर को अमेरिका के लिए खतरनाक बता दिया है। वैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पहले भी आशंकाएं जताई जाती रही हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान में पल रहे इस्लामिक टेररिस्ट। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान चीन के न्यूक्लियर हथियारों की तरफ संकेत क्या है, किसी और बड़ी घटना की भूमिका है क्या? ये आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान जंग में और ईरान की जमीन और आसमान की अस्थिरता से पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। तबाही और बर्बादी के बारूदी शोर में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बज रहे खतरे का अलार्म भी अब सुनाई देने लगा है। दुनिया ऊर्जा के गहरे संकट में फंस चुकी है। ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग में दांव पर बहुत कुछ लगा है, खासकर रीजनल शांति, इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई चेन और मिडिल ईस्ट की स्थिरता। लेकिन ट्रंप की जंगी सनक और इरादे का कोई था नहीं मिल रहा। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका से करीब 11,500 किलोमीटर दूर ट्रंप अपने देश को एक मुश्किल ट्रैप में फंसा चुके हैं और इसे अनदेखा करने या छुपाने के लिए ट्रंप के पास बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली कहानियां भर हैं। The power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. जिस ईरान को ट्रंप तबाह और शक्तिहीन बता रहे थे, उसी ईरान ने आसमान में उड़ान भर रहे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और हाईटेक माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। ये वो तस्वीरें हैं। ईरान ने ट्रंप को संदेश दे दिया है कि वो रुकने वाला नहीं। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें खाड़ी के हर उस देश पर बरस रही हैं जहां अमेरिका के पैर जमे हैं। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई में तेल गैस प्लांट पर जोरदार हमले किए। खासकर ईरान ने अपने पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला कतर के रास लाफान गैस फैसिलिटी पर करके लिया। ईरान ने एक के बाद एक 14 मिसाइलें इस गैस फील्ड पर मारी। कतर का रास लाफान गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग हब है। कुवैत की 2 ऑयल रिफाइनरी पर भी ईरान ने ड्रोन गिराए। पहला हमला कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ और दूसरा हमला ईरान ने किया कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर। इसके साथ ही ईरान ने सऊदी अरब के सैमरेफ रिफाइनरी को भी धमाका कर उड़ा दिया। इससे सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरमुज स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अपना तेल इसी रिफाइनरी से निकाल रहा था। अब सवाल यह है कि मुल्ला मुनीर कहां है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक नेटो का झांसा देकर उसने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था। रक्षा समझौते में यह तय हुआ था कि सऊदी अरब पर किसी ने हमला किया तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब की रक्षा के लिए आएगी। पर आई कहां? मुल्ला मुनीर कहां फरार हो गया? वैसे सच ये है कि पाकिस्तान के दुर्दिन अब शुरू होने वाले हैं और पाकिस्तानियों का भ्रम अब टूट भी रहा है। ईरान जंग ने बहुत से भ्रम तोड़ दिए, जैसे कि अमेरिका का यह भ्रम कि वो दुनिया का बॉस है, वो ईरान ने तोड़ कर रख दिया। मुनीर का इस्लामिक नेटो वाला पैंतरा और खुद को इस्लामिक देशों का लीडर मानने वाला भ्रम भी टूट गया।
ईरान अपने पड़ोसी इस्लामिक देशों को भी तबाह कर रहा है। पाकिस्तान में मुनीर शहबाज इंतजार कर रहे हैं कि जंग थोड़ी रुके या थमे तो कटोरा लेकर खानदानी काम पर निकलें, क्योंकि ईरान युद्ध ने पाकिस्तान में महंगाई बेतहाशा बढ़ा दी है। पाकिस्तान को तेल की कमी की वजह से अपनी रिपब्लिक डे परेड तक कैंसिल करनी पड़ी भाई। लेकिन एक और बड़ी टेंशन है जो मुनीर को बता रही है कि भाई अब अगला नंबर पाकिस्तान का आने वाला है, और वो है अमेरिका के लिए खतरा माने जाने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आना। सवाल आगे के हैं। आगे क्या होगा? ईरान को लेकर ट्रंप का 2 सेकंड वाली तबाही का प्लान क्या है? ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप लगाकर शुरू किए गए युद्ध का क्या न्यूक्लियर एंड होगा? इस बीच ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शनिवार की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर फिर से हवाई हमला किया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में अभी तक किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव लीकेज नहीं हुआ है। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल जून में भी इस न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। इतिहास का एक सच ये भी है कि आज जो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और साइट्स को तबाह करने निकला है, उसी अमेरिका ने 1950-60 के दशक में ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की थी। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के सूत्रधार थे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर। तब ईरान के शासक थे मोहम्मद रजा पहलवी। दरअसल 1957 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, जो वास्तव में एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौता था, ताकि ईरान एटॉमिक एनर्जी का चिकित्सा और बिजली उत्पादन में उपयोग कर सके। 1967 में अमेरिका ने पहला परमाणु रिसर्च रिएक्टर ईरान को दिया। इसके साथ ही रिएक्टर के लिए अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भी अमेरिका ने ईरान को दिया था। अमेरिका की तरफ से ईरानी वैज्ञानिकों को परमाणु तकनीक में प्रशिक्षित भी किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने के पीछे अमेरिका का लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य था ईरान को तब के यूएसएसआर यानी रूस के गोल में जाने से रोकना, रूस के प्रभाव को ईरान में कम करना, ईरान को अमेरिका के लिए एक बफर स्टेट बनाना और कम्युनिज्म के प्रसार को काउंटर करना। और अमेरिका इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका की खिदमत में बिछे हुए थे तब तक जब तक कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति ने उन्हें खदेड़ नहीं दिया। 1979 में अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए, और दुर्भाग्य से खुमैनी के इस्लामिक राज में अमेरिका की हैसियत 2% की भी नहीं थी। लिहाजा ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए और अमेरिका ने अपना सहयोग परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देना पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन अब ईरान के पास न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी थे, न्यूक्लियर साइट्स भी थी और न्यूक्लियर हथियार बनाने की इस्लामिक महत्वाकांक्षा भी। आज के दौर में ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% संशोधित यूरेनियम है। इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम से 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। अगर देखें तो ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका कोई चांस लेने के मूड में नहीं। दूसरी बार ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर हमला कर उन्होंने ये जता भी दिया है।
खासकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची के इस बयान के बाद, जिसमें वो न्यूक्लियर साइट्स के मलबे में दबे न्यूक्लियर मटेरियल्स को वापस हटाने की बात कह रहे थे। लेबनान में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर कहर बरपा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमला ये कहकर किया कि ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार या ICBM हासिल करता है तो उसे वो अपने प्रॉक्सी इस्लामिक आतंकी संगठनों को भी दे सकता है, तो फिर यही बात तो पाकिस्तान पर भी लागू होती है। जैसे ईरान के प्रॉक्सी हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन हैं, उसी तरह पाकिस्तान की धरती पर भी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और ISIS खुरासान जैसे जहरीले इस्लामिक आतंकी संगठन चल रहे हैं। क्या पाकिस्तान दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए खतरा नहीं? खासकर तब जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ही इस्लामिक आतंकवाद की लाइन पर चलता रहा हो, इस्लामिक लाइन पर मुस्लिम देशों को भड़काने में लगा हो। इस्लामिक आतंकवाद को अपनी विदेश नीति और रणनीति का हिस्सा बनाकर चलने वाले पाकिस्तान पर ट्रंप चुप है। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को लेकर ट्रंप यू टर्न मार चुके हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ तुलसी गबार्ड के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, या कहें अमेरिका को सावधान करने के लिए। ये उन देशों की लिस्ट है जिनसे अमेरिका को खतरा होने का दावा वो कर रही है।